देखिए आइए हम लोग समझते हैं वृत्त के बारे में। बताया गया वृत्त को कहते हैं अंग्रेजी में सर्किल। सर्किल मतलब होता है वृत्त। अब देखिए समझते हैं हम लोग। बताया गया किसी निश्चित बिंदु से चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु से चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। बताया गया ना कि उस निश्चित बिंदु को वृत्त को क्या कहते हैं, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा है। जिसे समझिए बताया गया था ना, मतलब समझिए फिर से एक बार बताते हैं। जिसे बताया जाएगा ना कि मतलब समझिए बिंदु है, निश्चित बिंदु को चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहता है, वृत्त। किसी निश्चित बिंदु को चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। अब ना कि ये जो निश्चित बिंदु है ना, ये निश्चित बिंदु सभी बिंदुओं को मिला दिए तो इस निश्चित बिंदु को कहते हैं वृत्त का क्या, केंद्र। पूछा ना उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। अब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण, वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना कोण, 360 डिग्री। अब बताएगा ना कि समझिए, बताएगा ना कि निश्चित बिंदु से चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त। अब जो वृत्त के जो निश्चित बिंदु होते हैं उसे वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र। अब चना कि निश्चित बिंदु से परिधि, जिसमें समझिए ये निश्चित बिंदु से यहाँ दूरी दिया गया, इस दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या किससे, आर से। यहाँ समझना कि परिधि, पहले एक बार फिर से बता रहा है, किसी निश्चित बिंदु से चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहता है। अब वृत्त के बीच में जो निश्चित बिंदु उस वृत्त को क्या कहते हैं, केंद्र। तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या किससे, आर से। अब देखिए हम लोग समझते हैं, एक बिंदु पर अनंत बिंदु, एक वृत्त पर कितनी बिंदु होती है, अनंत। एक वृत्त में एक वृत्त में केंद्र का एक ही होता है। अब समझिए कि परिधि, वृत्त की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहता है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसे समझिए, कहा था चल मेरी घोड़ी चल मेरी कार, वृत्त की परिधि 2πr। कैसे भी करके याद करना। अब समझिए ये बताया ना, वृत्त की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। एक चक्कर जितना दूरी होता है ना उसी को क्या कहते हैं, एक चक्कर में ये जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। एक चक्कर में जो दूरी होता है उसी को परिधि की कुल वृत्त की कुल लंबाई को कहते हैं परिधि। अब परिधि जो होता है ना, तो समझिए परिधि बराबर कितना होता है, 2πr। अब यह बताएगा दूसरा व्यास, जो व्यास होता है ना, व्यास गाना गाने वाला व्यास नहीं। आप समझिए ये बताएगा ना कि जो व्यास होता है ना, व्यास बराबर कितना, 2 गुणे त्रिज्या। मतलब त्रिज्या के दोगुना को करेंगे तो क्या मिलेगा, व्यास। त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं, व्यास। व्यास को किससे सूचित किया है, डी से। छोटा डी से डायमीटर होता है तो इसको क्या चीज़ है, छोटा डी से। त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं, व्यास। मतलब पाने का मतलब ये ना कि जो व्यास जो व्यास होगा ना, व्यास बराबर 2 गुणे कितना, त्रिज्या। मतलब त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं, व्यास। त्रिज्या के दोगुने को व्यास कहा जाता है। त्रिज्या के दोगुने को क्या कहेंगे, व्यास। अब व्यास को किससे, डी से। और 2 गुणे त्रिज्या को किससे, आर से। तो यही सूत्र हो गया, डी बराबर कितना, 2r। डी बराबर कितना, 2r। तब व्यास, त्रिज्या के दोगुने को व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं, व्यास। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या बराबर जो होता है ना, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में कितना, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। तो त्रिज्या को आर से, व्यास को कितना, डी से। तो आर बराबर d/2। मतलब व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं, व्यास। त्रिज्या के दोगुने को व्यास कहा जाता है और त्रिज्या कि व्यास के आधा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं, व्यास के आधा को क्या कहेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या के दोगुना को क्या कहते हैं, व्यास। त्रिज्या के 2 गुना को क्या कहते हैं, व्यास। अब देखिए समझिए, यहाँ बताया ना, व्यास बराबर कितना होता है, 2 गुणे त्रिज्या। डी बराबर व्यास को डी से। अब त्रिज्या बताया, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास के आधा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। व्यास के आधा को त्रिज्या कहेंगे और त्रिज्या बराबर आर बराबर कितना, d/2। आर बराबर कितना, d/2। अब देखिए समझिए जीवा, यहाँ से मैंने उनका कॉर्ड मतलब क्या होता है, जीवा। अब जीवा जो होता है ना, जीवा ये पूछा ना कि जीवा किसे कहते हैं, जिस समझिए जीवा। ये पूछा ना कि जो जीवा होता है ना, जीवा के बारे में बताया जाए तो पूछा ना कि मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक। वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को छूने वाली रेखा को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा। वृत्त की दोनों से, जिससे यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आएगा, तो दोनों वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को छूने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। और जीवा जो होता है ना, जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। पूछा ना कि व्यास किसे कहते हैं, तो जो जीवा होती है, देखिए व्यास है, इसे यहाँ से खींच देते हैं, सबकी क्या व्यास है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा उसी को कहते हैं व्यास। एक वृत्त पर कितनी जीवाएं हो सकती है, अनंत। एक वृत्त में कितनी बिंदु होती है, तो अनंत। एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र होते हैं। अब पूछना एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, अनंत। एक वृत्त पर अनंत बिंदु होती है, अनंत त्रिज्या होती है, अनंत व्यास होते हैं। अब समझिए अनंत जीवाएं हो सकती है। अब समझिए चाप, लिखा करना कि चाप, ये जो चाप जो होता है, जो चाप होता है ना, चाप। अब चाप को यहाँ से मतलब देखिए समझिए, मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक। ये वृत्त है, वृत्त के परिधि के किसी एक टुकड़े को चाप कहा जाता है। वृत्त के परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं, चाप। वृत्त के परिधि के टुकड़े को चाप कहा जाता है। अब समझिए, देखिए मान लीजिए कि यहाँ ए लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया, बी। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो भाग दिखाया जा रहा है ये चाप है। वृत्त के परिधि के एक भाग को क्या कहते हैं, चाप। और जो चाप मान लीजिए चाप ए बी, इसको पढ़ते हैं चाप ए बी, ऐसे दिखाया जाता है। इसको पढ़ते हैं चाप ए बी, इसको क्या पढ़ते हैं, चाप ए बी।
अब देखिए चाप कितने प्रकार के? दो। एगो लघु चाप, जो छोटा होगा तो छोटा चाप, और जब बड़ा होगा तो क्या? दीर्घ चाप। चाप कितने प्रकार के? दो। एगो लघु चाप, एगो क्या होता है? दीर्घ चाप। जो लघु होगा वो छोटा होगा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होगा। अब देखिए एक बार फिर से इधर हम समझते हैं, इधर आएंगे। समझिए, वृत्त किसी निश्चित बिंदु से चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे वृत्त कहा जाता है। अब वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। जो निश्चित बिंदु उसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है तथा उस निश्चित दूरी को उस बिंदु से निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या किससे? छोटा r से। बताया गया परिधि के कुल वृत्त की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की कुल लंबाई को कहते हैं वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब बताया गया व्यास, त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं? व्यास। त्रिज्या के दोगुने को क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। अब समझिए त्रिज्या, तब जाना व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को r से, व्यास को d से। तब व्यास के आधा को कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या को किससे? छोटा r से, आजीवा। जाना कि वैसी रेखा जो वृत्त को वैसी रेखा जो वृत्त के दोनों परिधि के दोनों भागों को छूती है उसे क्या कहते हैं? जीवा। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। अब बताएगा चाप, परिधि के किसी एक भाग की लंबाई को कहते हैं चाप। परिधि के किसी एक टुकड़े को क्या कहते हैं? चाप। और चाप कितने प्रकार के? दो। बताएगा लघु चाप होता है, क्या होता है? दीर्घ चाप। लघु चाप छोटा वाला, और दीर्घ चाप मतलब बड़ा वाला। चाप को इसे सूचित किया, उसके ऊपर टोपी जैसा। तो पूछना कि ए भी है चाप कितना पढ़ते हैं? इसको चाप ए भी पढ़ते हैं। अब सुनिए, एक वृत्त में कितनी बिंदु होती है? तो एक वृत्त में अनंत बिंदुएं हो सकती है। एक वृत्त में कितने केंद्र? तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो अनंत। एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनंत। एक वृत्त में चाप कितने होते हैं? दो। एगो लघु चाप, एगो क्या होता है? दीर्घ चाप। अब समझिए, यहाँ हम लोग समझते हैं। देखिए ये बताएगा ना आपको, यहाँ से हम लोग समझते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड खंड बताया जाए, आप समझिए। बताएगा ना त्रिज्यखंड, इसको इंग्लिश में कहता है सेक्टर। अब सेक्टर का होता है समझिए। बताएगा ना एक वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या? अनंत। ये बताना कि दो त्रिज्या होना चाहिए और एक चाप। दो त्रिज्या, समझिए त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। पूछना कि त्रिज्यखंड का परिभाषा, तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। और त्रिज्यखंड पूछना कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है त्रिज्यखंड, एक लघु त्रिज्यखंड, जो छोटा होगा उसे लघु, और जो बड़ा होगा उसे क्या? दीर्घ। जो छोटा होगा उसे क्या कहते हैं? लघु, जो बड़ा होगा उसे क्या कहते हैं? दीर्घ। अब समझिए, बताया गया ना कि दो त्रिज्या और एक चाप। अभी चाप के बारे में आपको बताया गया। समझिए, देखिए यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि ये है, ये कितना है? बी है। तो मान लीजिए कि दो त्रिज्या एक चाप, दो त्रिज्या को चाप है ना, यहाँ से देखिए लघु चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड। तो जो छोटा रहेगा उसे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा रहेगा उसे कहा? दीर्घ त्रिज्यखंड। जो छोटा रहेगा उसे लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा रहेगा उसे कहा? दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी प्रकार से लिखा, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड कितने प्रकार के? दो। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, जिसे माइनर सेक्टर कहते हैं। एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा वाला। अब देखिए इसका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ से समझा रहे। देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ जो त्रिज्या होगा तो दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। तो थीटा कोण से जुड़ा, थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना? पाई r स्क्वायर। मतलब ये वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से कितना कोण बना है? और वृत्त के क्षेत्रफल का कितना भाग है? इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना? पाई r स्क्वायर। ये थीटा बटा 360, थीटा का मान दिया रहेगा, r का मान दिया, आसानी से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा बताया गया दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका सूत्र दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीका है, जो आसान बताया जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए दो तरीका है। देखिए समझिए, बताया गया ना कि सुनिए, मान लो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे। इसको लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना? इसको लिखिए ना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात क्या करना? वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कॉमन हो सकता है, और थीटा बटा यही होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए कि निकालना हमको, तो जिससे दूसरा तरीका सेकेंड मेथड। अब जैसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसान है, समझिए। दीर्घ त्रिज्यखंड हम बोले कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया जाएगा ना कि देखिए मान लो कि थीटा बन रहा है, मान लीजिए कि क्या है? थीटा है, तो अब समझिए ये थीटा है, तो ऊपर का होगा
वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से कुछ बन गया, यहाँ थीटा बन गया, तो ऊपर का होगा 360 डिग्री माइनस थीटा ना, कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो वही पूछा ना कि देखिए जो थीटा डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड है, 360 डिग्री बटम 360 डिग्री माइनस थीटा बटम कितना 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। अब समझिए, देखिए मान लीजिए कि यहाँ दिया गया ना कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, जिससे मान लीजिए कि थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ दिया थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कि यहाँ 60 बना, तो दीर्घ में बड़ा वाला में कितना कोण बनेगा? यहाँ 60 बन गया, तो उधर का बनेगा 360 में से 60 गया तो कितना 300। 360 डिग्री में से 60 डिग्री 300, अब बटा में कितना 360, अब बटा में गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या 360 डिग्री माइनस थीटा अब बटा में 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। इस दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से बहुत क्वेश्चन आता है, समझिए। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है, एगो लघु त्रिज्यखंड, जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे क्या दीर्घ त्रिज्यखंड। और उसमें त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री कितना पाई आर स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नहीं तो दूसरा बताएगा ना कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो 360 डिग्री माइनस थीटा और बटा में 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। अब समझते देखिए, ये होता है वृत्तखंड। उससे भी पहले हम लोग पढ़ते देखिए यहाँ बताएगा वृत्तखंड, बताएगा ना कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। वृत्तखंड बताएगा ना कि वृत्तखंड जो होता है ना कि एक जीवा, जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, मान लीजिए क्या है वृत्त है। अब वृत्त में पूछा ना कि ये वृत्त है, ये वृत्त है। अब समझिए ना कि एक वृत्त, एक जीवा और एक चाप, एक जीवा होना चाहिए, एगो क्या होना चाहिए, एक जीवा है और क्या है एक चाप है। इसे मान लीजिए कि यहाँ का लिखा है ए और बी, मान लीजिए नाम दे रहे हैं कितना ए और बी। परिधि के किसी एक भाग को क्या कहते हैं चाप, यहाँ से यहाँ तक वो लघु चाप है। ये लघु चाप ऊपर लगा हुआ दीर्घ चाप, जो लघु है उसे लघु वृत्तखंड, इसे क्या कहते हैं लघु वृत्तखंड। जो छोटा होगा उसे क्या कहते हैं लघु, और जो बड़ा होगा उसे क्या कहते हैं दीर्घ। अब समझिए, एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र, एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं वृत्तखंड। इसको कहते हैं सेगमेंट। एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं क्या वृत्तखंड। अब वृत्तखंड कितने प्रकार के? दो। वृत्तखंड कितने प्रकार के? दो। एक होता है लघु वृत्तखंड, एक का है दीर्घ वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब का बड़ा। ये छोटा वाला भाग है तो लघु वृत्तखंड, जो बड़ा वाला भाग का है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें भी सूत्र आता है, अब देखिए इसका सूत्र, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। जाना कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब उसी तरह से समझिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा बाद। जैसे वृत्तखंड गई कहाँ है थीटा बटा 360 डिग्री 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब उसमें बताया जाएगा, समझिए इधर बताएगा ना कि दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसी के हम लोग को निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कि छोटा वाला निकल गया तो बड़ा वाला निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पूछना कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस हो जाएगा कितना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब समझिए त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु त्रिज्यखंड के लघु वृत्त के थीटा बटा 360 डिग्री और गुणे कितना गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा कितना थीटा बटा 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा, आर स्क्वायर कितना साइन थीटा। अब यहाँ से हमको कोष्टक लगाना पड़ेगा, कैसे चिन्ह बदलेगा, तो 1/2 कितना मैंने समझा जाएगा ना कि एक जीवा और एक चाप के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो प्रकार के, लघु वृत्तखंड एगो क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमको बताना है कि आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से है। अब दीर्घ वृत्तखंड बताएगा ना कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो निकल जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ऊपर बच गया, मैंने बताया ना सकेंद्रीय वृत्त कोसेंट्रिक सर्किल, मतलब इसी को कहता है बल, इसी को भी क्या कहते हैं बल है। अब इसको कहते हैं बल मतलब होता है रिंग, इसको कहते हैं, सुनिए बताया गया समझिए। ये बताया जाएगा ना कि वैसा वृत्त बोलो ना कि वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो त्रिज्या अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, वैसे वृत्त जिसका केंद्र का एक ही हो
और त्रिज्या अलग अलग हो उसी को क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो त्रिज्या अलग अलग उसे सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। अब मान लीजिए कि त्रिज्या यहाँ से कुछ अलग होगा, फिर यहाँ से कुछ अलग होगा, फिर इसका अलग होगा, तो वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो त्रिज्या का हो अलग अलग उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यहाँ समझिए इसका केंद्र एक ही हो, चूड़ी पर रखने के बाद से बन जाता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से छोटा वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक का है बड़ा वृत्त है। अब मान लीजिए कि छोटा वृत्त तो छोटी त्रिज्या, बड़ा वृत्त तो कितना बड़ी त्रिज्या। अब पूछा ना कि सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो त्रिज्या अलग अलग उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और सकेंद्रीय वृत्त को वलय के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं वलय, इसको कहा जाता है वलय, इसको क्या कहते हैं रिंग, रिंग मतलब क्या होता है वलय, रिंग सेरेमनी। अब देख समझिए ये बताया वलय। अब इसमें से पूछता ना कि वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, अब वलय का मतलब पूछा ना कि आयतन की का। तो अब देखिए समझिए वलय का क्षेत्रफल, इससे मान लीजिए कि वलय है, अब वलय का क्षेत्रफल निकालना है तब देखिए समझिए वलय जो क्षेत्रफल है तो बताइए समझिए ये वलय का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो बड़ा वाला के वृत्त के क्षेत्रफल छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल घटा लेंगे। मतलब पूछा ना कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल माने बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में देखिए बड़ा वृत्त तो बड़ा त्रिज्या, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना घटा देंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा पाई आर स्क्वायर माइनस कितना पाई आर स्क्वायर, तब बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो उसमें से निकल जाएगा मेरा का वलय का क्षेत्रफल। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से कॉमन हो जाएगा पाई, तो बड़ा का आर के स्क्वायर माइनस कितना छोटा आर के होल स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर को क्या कहते हैं वलय का क्षेत्रफल। जो वलय का क्षेत्रफल है इसे सकेंद्रीय वृत्त के नाम से भी जाना था। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लग सकता है, नहीं तो डायरेक्ट स्क्वायर करके हम लोग का निकाल सकते हैं। ये होता है वलय का आयतन। ये समझिए वलय का आयतन जब चाहिए दिया रहेगा तब वलय का आयतन, वलय का कितना आयतन। अब समझिए वलय का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करने से क्या बनता है आयतन। क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करने तो बन जाता है आयतन। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अब उसमें ऊंचाई से गुणा घन का घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना ऊंचाई, उसी पर समझिए। तो ये बताएगा ना कि वलय का आयतन तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू कितना ऊंचाई, मतलब क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देते क्या बन गया आयतन। क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देते बन गया आयतन। वलय का क्षेत्रफल कितना पाई बड़ा आर का स्क्वायर में छोटा आर का स्क्वायर, अब वलय का आयतन कितना पाई बड़ा आर का स्क्वायर में छोटा आर के होल स्क्वायर इंटू कितना एज। ये मतलब हम लोग को बताएगा ना वृत्त के बारे में। देखिए